आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। कल की रिकॉर्ड ऊंचाई और रिकॉर्ड क्लोजिंग के बाद बाजार में आज आपको माहौल थोड़ा सा ढीला दिखेगा, लेकिन इसके बीच भी अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो वहां पर रौनक बरकरार है। कल हमने इंट्राडे में 51,800 का आंकड़ा पार किया था और अब निफ्टी बैंक ने कदम बढ़ा दिए हैं 52,000 की तरफ। 51,966 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। 200 अंकों के आसपास की मजबूती है। लेकिन बाजार में आज हम देखने की सिलेक्टिव मूव्स हैं। आईटी शेयर में अच्छा ट्रेड हो रहा है। आईटी इंडेक्स रिकॉर्ड हाइज पर है। विप्रो लीड कर रहा है। निफ्टी आईटी के सभी 10 शेयर आज मजबूत है। इस पर आगे हम फोकस करेंगे। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, ये कुछ ऐसे सेगमेंट है जहां पर आज भी अच्छे तगड़े मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि निफ्टी एक रेंज में ही है, हल्की सी कमजोरी है। 25,369 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आज अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन वाले शेयर और कुछ सिलेक्टिव फार्मा वाले शेयर वो कमजोर हैं, थोड़ा सा प्रेशर बनाने काम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर मार्केट से सेंस लेना चाहेंगे तो बाजार में थकान के, सुस्ती के कोई संकेत नहीं है। इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, उसका अपना तरीका है। बड़े वेटेज वाले शेयर कल चले थे, आज नहीं चल रहे हैं, तो थोड़ी सुस्ती आपको जरूर दिखेगी। अदरवाइज आप देखिए 69 शेयर कमजोरी वाले हैं एफएनओ में और 107 शेयर मजबूत हैं। एनएससी पर 861 शेयर कमजोर है, 1680 मजबूत हैं। बीएसई पर 1500 शेयर कमजोर हैं और करीब 2650 शेयर मजबूत हैं। तो बाजार के अंडर करंट में, टोन में, सेंटिमेंट में कोई किसी तरह के थकान के संकेत नहीं है। आज 1 घंटे का सत्र बचा है। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ बने रहेंगे और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर आपको एक से एक बेहतरीन ट्रेड हम खोजने में मदद करेंगे और जो भी बड़ी खबरें आई हैं उस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि अब तक का जो पूरा का पूरा दिन बीता है उसमें बाजार की मेजर हाइलाइट्स क्या रही हैं। 5 बड़ी बातों के सामने बातों के जरिए आपके सामने हम रख देते हैं। तो सीमित दायरे में निफ्टी कारोबार कर रहा है। 25,380 के आसपास से हल्की सी नरमी आपको दिखेगी। बैंक निफ्टी 52,000 के पास है। 12 में से 11 शेयर इस वक्त ऊपर कारोबार कर रहे हैं। सुबह हमने देखा था कि जब बाजार खुले थे तो 8 शेयर मजबूत थे, 4 शेयर कमजोर हैं। अब चढ़ने वाले शेयरों की संख्या हो गई है 11। और आईटी, रियल एस्टेट, सरकारी बैंक, मेटल शेयरों में तेजी है। मेटल कल की तेजी को कंटिन्यू कर रहा है। आईटी कल की तेजी को कंटिन्यू कर रहा है और कल रियल एस्टेट उतने नहीं चले थे, आज वहां पर बाइंग आई है। और सरकारी बैंकों की आज हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक पार्टिसिपेशन है। प्राइवेट बैंक थोड़े से पीछे, बड़ी तेजी के बाद कल की। लेकिन बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व 2 से 3% ऊपर है। सोमवार को नजर होगी बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग पर, जो कि बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी कंपनी है, 100% सब्सिडरी है, उस पर नजर आएगी। 6,500 करोड़ रुपए का आईपीओ था, 3 लाख करोड़ रुपए ज्यादा की बोलियां हैं, तो उत्साह काफी ज्यादा था। लिस्टिंग भी धमाकेदार होने की पूरी उम्मीद है। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं कि तेजी है। मिड कैप ने आज 60,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। 1% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो बाजार के लिए कौन से लेवल यहां से क्रूशियल हैं, क्योंकि अब नजर हो गई है 25,500 पर बाजार की। उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन निफ्टी बिल्कुल 52,000 के बेहद करीब है। डिब्बी से जरा आंकड़े समझ लेते हैं। डिब्बी कल की स्ट्रॉन्ग मूव्स के बाद आज भी हम ये जरूर कहेंगे कि थकान वाले संकेत नहीं है। एक रेंज का बाजार जरूर है, लेकिन मोमेंटम बरकरार है। ऐसे ही होना चाहिए भी, क्योंकि कल जिस तरह का ताबड़तोड़ तेज़ी आई है और उसके बाद अगर आज भी सेकेंड डे ऐसे ही कुछ होता तो बाज़ार के अंदर लेफ़्ट आउट फीलिंग हो जाती है। उससे एक फोमो जनरेट होता है, जिससे कि मेरे को लगता है कि मैं अगर कल शायद नहीं ट्रेड पर आया, आज मेरे को फिर से मौका नहीं मिला। फिर अब फोमो होगा तो गलती होगी। जब गलती होगी तो फिर ट्रैपिंग होगी, फिर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए मार्केट के अंदर एक तरफा और एक स्पीड से तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे यहाँ पे पुरानी कहावत है कि अति हर चीज़ की बुरी है। अति गिरना, अति चलना, एक छोटे झटके में अति तेज़ी से ऊपर आ जाना भी मार्केट के लिए, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए बाज़ार जो कर रहा है अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कर रहा है और एग्जैक्टली वही हो रहा है जो डाटा इंटरप्रिटेट कर रहा है। मैं एक बताऊं, ये एक वन ऑफ द डिसिप्लिन्ड बॉय की तरह काम कर रहा है कि इसको ये बात पता है कि कहाँ पे खतरा और ये बात पता है कि कहाँ पे उसका कंफर्ट लेवल है। मार्केट ने धीरे धीरे करके पहले एफएमसीजी, आईटी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की पोजीशनिंग की, उससे बाज़ार की जो डेप्थ थी वो थोड़ी गहरी करने के बाद उसको पक्का किया कि बेस बनाते रहो। किसी को भी ऐसा ना लगे कि हम कुछ सपोर्ट टूट रहे हैं, सपोर्ट टूट रहा है। ये 3 सेगमेंट्स ने निफ्टी को और बैंक निफ्टी के बीच में डाइवर्जेंस क्रिएट कर दिया। बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे छूट गया, बट निफ्टी थोड़ा आगे आ गया। लेकिन इस बेस से क्या हुआ कि मार्केट के
जो पार्टिसिपेशन है या जो उत्साह बना रहा, भले वो थोड़ा कम था बट वो उत्साह बना रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर चर्निंग के तौर पर आपको साफ दिख रहा था। जब कल एक्सपायरी का इम्पैक्ट धीरे धीरे कैलकुलेट होने लगा और पूरी तरह से ग्रिप में आ गया मार्केट सारे डाटा के, तो बाज़ार ने वो काम करके दिखाया जिसके लिए वो जाना जाता है, यानी कि शॉर्ट्स को पकड़ लिया और शॉर्ट्स को पकड़ने के बाद उनको डट कर पोजीशंस दी, सबकी पोजीशंस को कल लीगल में काटा। उसमें बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन होना लाजमी सी बात है, इसलिए कल बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन हुआ। उनकी वेटेज इतनी ज़्यादा होती है कि कल वो शेयर अगर 2-2% भी चले, उसमें से 500 शेयर्स की बात बता रहा था मैं, 2-2% भी चले तो आपकी निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर आ गई। तो आज वो 6 शेयर अगर फिर से 2-2% चल जाते तो फिर से निफ्टी को 400 पॉइंट ऊपर आना होता, जो कि जस्टिफाई भी नहीं लग रहा और होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तीनों ही चीज़ें हैं। तो इसलिए आज जो डाइवर्जेंस दिख रहा है वो स्लाइटली टिल्ट है बैंक निफ्टी की तरफ, जो मैं बोलूँगा बहुत अच्छा भी है। सुबह भी हमने आपसे यही बात बताई थी कि हमारे 2 टारगेट हैं। पहला 25,500, मेरे को लगता नहीं कि आज ही आज में आ जाएगा, और मेरे को ये भी नहीं लगता कि 25,200 आज ही आज में टूट जाएगा। तो 25,200 को मैं बचा के जाऊँगा, 25,500 को मैं अपनी आंखों के सामने रख के जाऊँगा। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी में 52,000 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बैंक निफ्टी के सेप्ट के फ्यूचर्स दिखाना, सितंबर वाले फ्यूचर्स दिखाना। वहाँ पर 52,000 लग चुका है, ठीक है, अभी स्पॉट में नहीं लगा 52,000, बट फ्यूचर्स में लग चुका है 52,000। ये जो भी आप 9.65 देख पा रहे हैं, इसमें 20 पॉइंट का प्रीमियम भी है, और इसका जो आज फ्यूचर्स का हाई है वो 52,044 का है। तो क्या 52,000 ही हमारा अंतिम पड़ाव है? नहीं, ये उससे ऊपर का पड़ाव है। ये तो प्रीमियम कम हो गया, नहीं तो यहाँ तो 52,200 दिख रहा होता आपको, क्योंकि कल हम डिस्काउंट में ले गए थे पूरे बाजार को। आज मैं डिस्काउंट से वापस प्रीमियम पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कल अति तेज़ी हो गई थी, फ्यूचर वाले पीछे छोड़ गए थे, स्पॉट फटाफट आगे भाग रहा था। आज थोड़ा चेक एंड बैलेंस होके जैसे सब चीज़ें ठीक होती हैं वैसे की गई हैं, लेकिन ये प्रीमियम बेहद कम है। सीरीज़ के मिडल ऑफ सीरीज़ में भी निफ्टी बैंक का प्रीमियम कम से कम 150 पॉइंट मेंटेन्ड होता है, ये सिर्फ 17 पॉइंट का मेंटेन्ड है। दूसरा, कल आपने देखा होगा -12% था ओपन इंटरेस्ट में, आज 1.97 का लॉन्ग है। अच्छी चीज़ है कि लॉन्ग है, बट बुरी चीज़ है कि ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए देखते हैं, देखिए बाज़ार स्ट्रॉन्ग हैंड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाज़ार को आप बाइंग और डिप्स करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेलेक्टिव होकर काम करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ ना करें, अभी शॉर्ट नहीं करें। शॉर्ट करने का ना समय है, ना मौका है, ना दस्तूर है। हमने आपको कई बार इसके लिए रोका भी है, मना भी किया हुआ है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, मेहमानों को अपने साथ जोड़ेंगे। राजेश पालविया है, तेजस शाह हैं, और मेहमान भी धीरे धीरे कार्यक्रम में जुड़ते जाएंगे। उनका सबका स्वागत करके उनसे समझते जाएंगे ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन। राजेश सर नमस्ते, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना व्यू पॉइंट क्लियर कीजिए। क्या 52,200 तक हैं, या फिर इस सीरीज़ के एंड में हम 53,000 भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी का? उम्मीदें बहुत है बैंक निफ्टी से, क्योंकि डाइवर्जेंस भी है। आपने एक ही महीने के अंदर 2 बार निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगा के एंजॉय किया, बट बैंक निफ्टी के साथ ऐसा नहीं हो रहा। तो जरा सर बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिकली बताइएगा। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बैंक निफ्टी में सेटअप बुलिश ही लग रहा है हमें। 51,500 के ऊपर जब तक बने हुए, हमें लगता है कि यहाँ से टारगेट 52,500 52,800 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। जिस तरीके से सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी लोअर साइड से बाइंग देखने को मिली है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाया पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। और एक जो शॉर्ट कवरिंग थी बैंक निफ्टी में, वो ऑलरेडी एक बार प्ले आउट होते हुए दिख चुकी है। जैसा कि हमने जब 51,000 के लेवल को क्रॉस किया था, तो काफी शॉर्ट्स वहां पे ऑलरेडी एक बार अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिखे, और कल के मूव में भी हमने 51,500 के लेवल को जिस तरीके से क्रॉस किया, तो डबल शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ऑलरेडी प्ले आउट होते हुए दिखी है। तो अब मार्केट अभी भी हमें लगता है कि यहाँ से रेडी है 52,200 52,500 की तरफ मूव होने के लिए। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखेंगे हम। 51,750 स्टॉप लॉस रहेगा स्पॉट लेवल के हिसाब से। 51,750 का स्टॉप लॉस, यानी कि मौजूदा जो भाव आपको दिख रहा है उससे 200 पॉइंट नीचे की निफ्टी बैंक के लिए, ये आपके लिए इंडेक्स पर कंप्लीट रणनीति होगी। और अच्छा, हमारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से भी ये साफ हो गया कि नहीं, जो मोमेंटम है ना वो निफ्टी बैंक में ज़्यादा है, और वहाँ पर आगे भी आपके लिए मौके बनते रहेंगे, क्योंकि निफ्टी ने अपना हाई तो बना दिया है, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो एक कैचअप की भी कोशिश बनती हुई दिख सकती है।
लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट से ये जानते हैं कि आपके लिए क्लोजिंग में ट्रेड करने के मौके कहां पर बन रहे हैं, लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। शुरुआत तेजस जी आपसे करना चाहेंगे। आप बताइए मौके आपको कहां पर दिख रहे हैं और अभी क्या सौदे लेने हैं आपके हिसाब से। देखिए, निफ्टी ने तो एक अच्छा खासा नया ऑल टाइम हाई बना दिया। बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 3% नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है बैंक निफ्टी लीड करेगा मार्केट को। तो जो मेरी टॉप पिक है वो बैंकिंग सेक्टर से ही है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर दिया है और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था 1662 का, वो भी कल के सत्र में उसके ऊपर ही क्लोज दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। स्टॉक अपनी 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके जब भी कोई करेक्शन आता है तो बाउंस करता है और होल्ड कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक में तो करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1620 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 1700 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1745 का। एचडीएफसी बैंक। तेजस जी दूसरा शेयर कौन सा होगा? दूसरा जो मेरा शेयर है वो आईटी सेक्टर से है और दिग्गज शेयर है। वो भी रिसेंटली लिस्टिंग हुआ है 2-3 महीने पहले, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1400 के करीबन से लिस्टिंग दिया था। उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 3-4 महीने करेक्शन मोड में था। रिसेंटली ये स्टॉक ने करीबन 1000 के करीबन अच्छा खासा बेस बना दिया है और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था 1050 का, वो भी निकाल दिया है और स्टॉक अभी एक अप ट्रेंड में चला गया है। रिसेंटली अभी 200 डे मूविंग एवरेज पे थोड़ा रजिश कर रहा है, बट मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो टाटा टेक्नोलॉजी का जो शेयर है आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1049 का। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 1145 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1175 का। टाटा टेक्नोलॉजीज 970 रुपए तक ये शेयर गिर के गया था, वहां से फिर रिकवरी आई और करीब करीब 100-125 रुपए संभल चुका है। 1100 रुपए के आसपास का भाव है। तो यहां पर आपके लिए मौके बन रहे हैं 1145 और 1175 के टारगेट के लिए और 1049 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। दूसरा जो शेयर है वो है बैंकिंग से, क्योंकि बैंकिंग में मोमेंटम है और लीडर के साथ जा रहे हैं तेजस जी। आपको खरीदना है एचडीएफसी बैंक का, टारगेट होगा 1700 का और 1745 रुपए का। दोनों के दोनों ये जो कॉल है ना आपको रखने हैं 8 से 10 दिन के लिए, ये वैलिड रहेंगे। अच्छा, एचडीएफसी बैंक को लेकर एक बहुत ही खास रिसर्च हम थोड़ी देर में लेकर आएंगे कि म्यूचुअल फंड्स ने अगस्त में अपनी थोड़ी सी स्टेक घटाई है एचडीएफसी बैंक में। किन म्यूचुअल फंड्स ने घटाई है ये आपको ये बताएंगे, कितनी घटाई है ये भी बताएंगे और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर भी एक रिसर्च लेकर आएंगे हम थोड़ी देर में। लेकिन राजेश जी उसके पहले नमस्कार, बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे? तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है टायर स्पेस से और उसमें हमें लगता है अपोलो टायर को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से स्टॉक में एक पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखिए एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा। यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये कंटिन्यूटी यहाँ पे रह सकती है अपसाइड की। अपोलो टायर के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 550 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 519 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो एनबीएफसी स्पेस से एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है और डेरिवेटिव डेटा में भी लॉन्ग बिल्टअप के यहाँ पे साइन बनते हुए दिखे। तो हमें लगता है एल&टी फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस एक अच्छे मोमेंटम में भी है। हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 187 तक के अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 174 के आसपास। और तीसरा स्टॉक एक मिड कैप स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है ज्योति सीएनसी। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने बेस बना के वापस अपने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। स्टॉक अब अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है 200। ठीक है, ठीक है। ये दो शेयर हो गए, एक तो एल&टी फाइनेंस हो गया, फाइनेंस का मोमेंटम आपको पूरा का पूरा इसे मिलेगा। और दूसरा जो शेयर है राजेश जी की तरफ से वो फिलहाल अभी आप देखेंगे डे हाई पर ट्रेड कर रहा है अपोलो टायर्स का। टायर स्टॉक्स में क्रूड वाले ही फैक्टर है, क्रूड का कमजोर होना यानी कि टायर कंपनीज के लिए उनकी कॉस्ट का घटना, उसका बेनिफिशियरी आपको अपोलो टायर के रूप में मिल गया है। ये दो बढ़िया शेयर हो गए राजेश जी की तरफ से।
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आईटी शेयर में तेजी है और उस तेजी को लीड कर रहा है विप्रो का शेयर। अभी भी ये निफ्टी का टॉप गेनर है, करीब करीब 4% के आसपास की तेजी है। और अच्छी चीज़ ये है कि वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं आज विप्रो के शेयर में। जो औसत जो वॉल्यूम होते हैं ना, उससे करीब करीब डबल का आज वॉल्यूम है। 1,60,00,000 शेयरों के अब तक सौदे हो चुके हैं। आईटी इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस पर है। तो ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं और ब्रोकरेज हाउसेस के पसंद वाले कौन से शेयर हैं, ये तमाम डिटेल लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए, आईटी की बढ़िया रफ्तार लगातार हम देख रहे हैं कि जून से तेजी हो रही है, क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं इसके लिए? डेफिनेटली हमने देखा है कि लगातार जून से तेजी हो रही है। इनफैक्ट एक बार अगस्त में एक डिप भी आया था आईटी इंडेक्स में, तब थोड़ी बहुत रिसेशन का फियर था, लेकिन उसके बाद देखिए जिस तरह से आईटी इंडेक्स टर्न अराउंड हुआ है, अब लगातार हमें तेजी देखने मिल रही है। आज भी करीब 0.1% के आसपास आईटी इंडेक्स में तेजी हो। जितने आईटी स्टॉक्स है, 10 के 10 आईटी इंडेक्स के स्टॉक जो है वो आज हरे निशान में काम कर रहे हो। जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि विप्रो, इस स्टॉक में तेजी देखने मिल रही है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। दरअसल विप्रो को अगर आप देखेंगे तो एक लगाड़ माना जाता था और अब वो भी स्टॉक जो है उसने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है और यहाँ पे अच्छी खासी तेजी विप्रो के काउंटर में देखने मिल रही है और बेहतरीन वॉल्यूम के साथ विप्रो में तेजी देखने मिल रही है। 3.5% 4% के आसपास की गेंस यहाँ पे हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर तो यहाँ पे यूएस के मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कल भी ओवरनाइट नैस्डैक में अच्छे खासे गेंस थे और पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में अच्छी खासी तेज़ी है। पिछले 4 दिनों में अगर आप देखें तो करीब करीब 5.5% के आसपास की तेज़ी जो है वो नैस्डैक में हो चुकी है और इसका सबसे बड़ा कारण है रेट कट्स, क्योंकि अब जिस तरह से इकोनॉमिक आंकड़े यूएस में आ रहे हैं, माना जा रहा है कि जल्द आपको करीब करीब 1/4% के आसपास फेड की तरफ से रेट कट्स देखने मिल सकते हैं और इसका बड़ा इंपैक्ट जो है आपको पूरे आईटी सेक्टर पे देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो आईटी सेक्टर है काफ़ी हद तक यूएस पे निर्भर करता है। आप देखिए पूरे के पूरे इनके जो रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 55-60% के आसपास तो यूएस के मार्केट से आते हैं और अगर वहाँ रेट कट होता है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको इंडियन आईटी काउंटर्स पे भी देखने मिलेगा। क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, जैसे कि आप ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रहे थे कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा कोफोज पे एक बढ़िया रिपोर्ट आई थी, स्टॉक में तेजी थी। इन्फोसिस पे हम देख रहे हैं लगातार रिपोर्ट आ रही है, टीसीएस पे रिपोर्ट आ रही है और सबके सब यही कह रहे हैं कि वहाँ पे आईटी स्पेंड्स आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, बीएफएसआई इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री से बढ़ते हुए दिखाई देंगे और इसी का रिफ्लेक्शन जो है आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनको अगर आप देखेंगे तो जून से अब तक आपको कब याद होगा कि इन्फोसिस 40% चल चुका है। इसके अलावा आप देखिए विप्रो, एचसीएल टेक 37% की रैली यहाँ पे देखने मिली है। टारगेट्स की बात करूँ तो एचसीएल टेक में 2200, एलटीएम एंट्री 7400, परसिस्टेंट 6300, इनफैक्ट मुझे कोफोज भी याद है, वहाँ 8000 रुपये के ऊपर के टारगेट्स अब ब्रोकरेज हाउसेस ने देना शुरू कर दिया है। तो आईटी अब सेक्टर लीडर बन रहा है इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, और ज़ोरदार तेज़ी लगातार आईटी सेक्टर में देखने मिल रही है। लाइफ हाई पे सेक्टर ट्रेड कर रहा है। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी डिटेल्स लेकर आने के लिए। और निश्चित तौर पर जून से अब तक की जो तेज़ी रही है आईटी स्टॉक्स की, वो सरप्राइजिंग रही है। मतलब अगर टीसीएस जैसा स्टॉक, अगर इन्फोसिस जैसा स्टॉक 25 से 40% अगर ये चल जाए तो उसको फिर क्या कहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं नज़र अब बिल्कुल यूएस फेड पर है। लेकिन संभावना ये भी है कि देखिए एंटिसिपेशन में ये चल चुके हैं, ऐसा नहीं कि इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। मतलब ये तो हम मान के चल रहे हैं कि नहीं 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आने वाला है। 50 बेसिस पॉइंट का अगर आ जाए तो एक सरप्राइज ज़रूर होगा यूएस फेड के पार्ट पर। लेकिन हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से देवर्ष वकील। देवर्ष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी9 स्वदेश पर। सर, हम आईटी शेयरों की बातचीत कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं दिखता है कि जो एक थ्योरी होती है बाजार में कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला, क्योंकि ठीक ठाक गर्मी आ चुकी है, यहाँ से चलने के लिए आप कितना स्पेस देख रहे हैं देवर्ष जी आईटी शेयरों में? धन्यवाद। अभी हमने आईटी की 14 कंपनी को और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को एक आईटी की कॉन्फ्रेंस अभी की थी हमने, और उसका ये की टेक अवे है कि देयर आर साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, थोड़ा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के कारण और आगे टेक्नोलॉजी का स्पेंड इम्प्रूव हो रहा है। पर जैसे आपने बताया कि जो हमारे ये साल के टारगेट थे उसके हिसाब से काफी स्टॉक्स में ऑलरेडी कई कंपनियां ऑलरेडी कवर चुकी है। तो यहाँ से जो 15% 20% का अपसाइड चाहिए हमें, ऐसा बड़ा बाय रेटिंग हमारे एनालिस्ट अभी भी आईटी कंपनी में अभी नहीं ले रहे हैं। काफी कंपनी पे वैल्यूएशन उसके ये साल के लेवल से ऊपर चला गया है, हमारा रेटिंग रिड्यूस है, जैसे आपने कई स्टॉक्स की बात की। और इन्फोसिस, टीसीएस जैसे सेक्टर में हमें यहाँ से स्टॉक्स में यहाँ से 5 से 10% की ही अपसाइड दिख रही है, इसलिए हमारा रेटिंग ऐड है। तो
जैसे आपने बताया स्टॉक्स ऑलरेडी काफी अच्छी साइंस ऑफ रिकवरी आ चुकी है, एआई अपॉर्चुनिटी है, पर ये अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे फ्रक्टिफाई होगी, इसलिए एब्सोल्यूट लेवल पे नियर टर्म पे हमें अपसाइड थोड़ी कम लग रही है। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग स्टॉक्स पे रिकमेंडेशंस भी आपको मिल रही हैं, कुछ फंडा के तौर पर, कुछ टेक्निकल्स के तौर पर, कुछ डेरिवेटिव्स के तौर पर। हम एक शीट और तैयार करते हैं आपके लिए और उसमें से ढूंढ के आपके लिए शेयर रखते हैं। ओरेकल फाइनेंस देखो आज भी 5.5% ऊपर है। सुबह चंदन तापड़िया थे हमारे साथ, हमने उनसे पता किया, इनफैक्ट 12 बजे के शो में थे, तो मैंने चंदन जी से ये बात पता की कि मैंने कहा ओरेकल फाइनेंस ज़्यादा नहीं चल गया, आपको नहीं लग रहा कि अभी नहीं चलेगा? उन्होंने कहा नहीं, अभी और चल सकता है, इसका तो वीकली ब्रेकआउट है, डेली पे अलग होता है, वीक पे अलग होता है। तो वीकली ब्रेकआउट का असर यह है कि शेयर आज डेज हाई है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो तो पिछले 3-4 दिन से मैं इस ओरेकल फाइनेंस के बारे में, OFSS, अब आपको याद आ गया होगा, बार बार नाम बोलता रहा मैं, ये शेयर आपको काफ़ी अच्छे से चलता हुआ दिखेगा। 2 शेयर मैंने आपको और भी बताए थे, मैं सारे शेयर इसलिए नोटिस करा रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी नज़र में भी होंगे। 2 शेयर थे F&O बैन में गए हुए थे, एक था RBL, दूसरा था बंधन बैंक। लेकिन मार्केट की तेज़ी ने बैन की कदर नहीं की, और मैंने आपको बताया भी था, कल भी मैंने आपको बैन वाले शेयर नोटिस करवाए थे। देखो ये बैन में है लेकिन फिर भी चले। बंधन बैंक दिखाना, RBL नहीं, हाँ, बंधन बैंक के अंदर आज करीब 5% तक की तेज़ी है, डेज हाई बंद कर रहा है। इसकी एक बार आप फ्यूचर वाली प्लेट दिखा सकते हैं ओपन इंटरेस्ट की। बंधन बैंक क्योंकि अभी भी F&O के अंदर ही बैन में चल रहा है, तो इसलिए ये मैं शेयर आपको थोड़ा नोटिस करवा रहा हूँ कि इसके अंदर कवरिंग हो रही है, जो शॉर्ट्स है उसकी कवरिंग हो रही है, -1.84 का मतलब कवरिंग हुई है। तीसरा शेयर आपको दिखाता हूँ, वो है पीरामल एंटरप्राइजेस। आज जब सुबह सुबह अंशुल जैन आपको रिकमेंडेशन दे रहे थे पीरामल एंटरप्राइजेस की, तब भी हमने आपको 1000 रुपये की डेफिनेशन की कैलकुलेशन करते हुए 3 शेयर नोटिस करवाए थे। फर्स्ट पीरामल एंटरप्राइजेस, सेकंड टाटा केमिकल्स और थर्ड था एक IRCTC। पीरामल एंटरप्राइजेस देखिए इस समय करीब 5% की बढ़त के साथ डेज हाई पे है। ठीक, PVR के अंदर भी करीब 3-3.5% की तेज़ी आपको दिखेगी। वेदांता के अंदर 3% की तेज़ी दिखी। कवरिंग वाले शेयर्स हैं सारे के सारे। एक काम मैं करता हूं क्योंकि IT का आज थोड़ा बहुत बोलबाला वापस से दिख रहा है। बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट नाम की कंपनी है, जरा दिखाना स्क्रीन पर वो बी सॉफ्ट, एक बार जरा चेक करेंगे राजेश सर आप। तो आईटी में मोमेंटम तो पॉजिटिव साइड का ही बना हुआ है। मिड कैप आईटी में भी एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिली। बिरला सॉफ्ट में एक करेक्शन के बाद स्टॉक में अच्छी रिकवरी बनते हुए दिख रही। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके की फॉर्मेशन बनी है स्टॉक में, पोजिशनली 700 रुपए तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 645 के आसपास। ठीक है, डन। कुछ और ट्रेड भी हम जरा नोटिस कर लेते हैं जहां पर आज देखिए ये सारी F&O की शीट्स है जिसमें मैं देख के डाटा आपके सामने नोटिस करता हूं। ये ऐसा नहीं कि मेरे पास ही है, ये आपके पास भी है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप भी बहुत सारे शेयर इसमें से देखते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे। हमारे पास एक एक्सेस होता है कि चलो भाई मेहमान बैठे हैं, सामने पे शेयर का डाटा वाटा तुरंत चेक कर लिया, चार्ट वार्ट तुरंत मैं अपनी मशीन पर डाल के चेक कर लेता हूँ, और मेहमान बैठे हैं, आपको तुरंत वो ट्रेड में भी कन्वर्ट कर देते हैं। कोई ऑप्शंस का ट्रेड होता है वो भी कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, जहाँ पे लग रहा है कि डेरिवेटिव के अलावा फंडामेंटल कॉल हमको समझनी चाहिए, तो देवर्ष वकील जैसे हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वो आपको थोड़ा और गाइड कर देते हैं उस पर। इसी सेगमेंट की कड़ी के अंदर हम फिर ऑप्शंस का भी ट्रेड लेके आते हैं। जैसे उसमें नीलेश जैन थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आपको एक ऑप्शंस का ट्रेड बताएंगे, तो वो ऑप्शंस का ट्रेड भी आ जाएगा। तो समग्रता में कहने को सिर्फ 1 घंटे का शो है, 2.5 से 3.5 का, लेकिन इस 1 घंटे के शो में आपको फंडा, टेक्निकल, ऑप्शन ट्रेड, डेरिवेटिव सेंस, ये सब कुछ आपके सामने आते हैं, और प्लस रिपोर्टर्स की न्यूज़ भी है। थोड़ी देर पहले रिसर्चर भी आपके सामने रिसर्च लेके आए। तो कंप्लीट शो है 2.5 से 3.5, इसको एंजॉय कीजिए। कुछ और शेयर आपके सामने रखते हैं। चलिए, मैं एक बार आज के जरा ऐसे शेयर्स भी लेके आता हूँ जहाँ पर आज शॉर्टिंग भी हुई है, जरा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। एक MGL दिखाओ, MGL छोड़ दो MGL। गोदरेज CP दिखाओ जरा, गोदरेज CP। तेजस्वी, एक बार जरा गोदरेज CP देखना। धीरे धीरे करके डिफेंसिव शेयरों का पैसा निकलेगा बाहर, एक कल ही समझ में आ गया था, आज उन्होंने करके दिखाया। आज दिन भर की तेज़ी में भी गोदरेज CP ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। सर ये वीक काउंटर है या फिर साइडवेज हुआ है सिर्फ अभी?
देखो, गोदरेज सीपी का जो स्टॉक है उसमें 1525 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्टॉक उस वो लेवल के ऊपर जा नहीं रहा है। ये जो है जुलाई महीने का हाई है, तो कहीं ना कहीं वो प्रीवियस स्विंग हाई पे रेजिस्ट कर रहा है। डेली चार्ट पे थोड़ा डाइवर्जेंस भी दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। 1525 से लेके 1535 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं आता है, मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक में हल्की सी मुनाफा वसूली आ सकती है, तो साइडवेज करेक्शन आ सकता है और स्टॉक अपनी जो नीचे में 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी टेस्ट कर सकता है। तो डिसिसिव क्लोज इज रिक्वायर्ड अबव 1525 इन गोदरेज सीपी। क्या करना है? ठीक है, डन। 23 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर हलचल थोड़ी सी बड़ी है, अगर आप वैसे चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, जो अभी प्रीमियम 20 पॉइंट का भी दिख रहा था ना, वो भी करीब करीब घट रहा है। घट नहीं रहा, हो सकता है डिस्काउंट पे भी आ रहा है। एक बार जरा दिखा सकते हैं, बैंक निफ्टी सितंबर फ्यूचर वाली प्लेट, उसके अंदर लिखा होता है प्रीमियम और डिस्काउंट, वो गुम हो रहा है। जब वो गुम हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर्स में हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी। देखो, ये 20 पॉइंट का था, अब ये डिस्काउंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इससे पहले जब मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था तब ये प्रीमियम पे था। तो हालांकि इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या है कि एग्रेशन को ख़त्म कर देगा और कुछ नहीं। एग्रेसिव होता है ना कि आप आएंगे और आपके सामने जो भी आएगा तोड़ फोड़ के उसको आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं करेगा बैंक निफ्टी। अब ये 52,000 तक कर सकता था, बट उसने 52,000 के फ्यूचर टेस्ट कराने के बाद अपने एग्रेशन को डिप्लीट कर दिया। छोटा सा ब्रेक के बाद एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखेंगे। नीलेश शेयर होंगे हमारे साथ। बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार एक रेंज में ही है। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो हल्की सी गिरावट है, 25,350 के आसपास आपको निफ्टी दिखेगा। और निफ्टी बैंक की जो तेजी थी करीब 200 अंकों के आसपास की, ऊपरी स्तरों से हल्का नीचे जरूर निफ्टी बैंक भी आया है। अब 170 अंकों पर है, हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि 51,950 के आसपास कारोबार कर रहा है। ब्रेथ अच्छी है बाजार की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन का ट्रेड लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए ऑप्शंस के जरिए क्या ट्रेड करें, कहां पर पैसा बनेगा? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और सेक्टर जो अच्छा लग रहा है वो है सीमेंट। काफी अच्छा रिवर्सल हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है और इसी स्पेस में से एसीसी ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और साथ ही साथ अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और जिस हिसाब से डेरिवेटिव डेटा में डेवलपमेंट देखने को मिला है, एक लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे फॉलोअप मूव हमें ऐसा लग रहा है कि 2550 से 2600 तक का देखने को मिल सकता है। इसीलिए 2520 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 39 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे खरीदने की सलाह होगी 40 रुपीज के आसपास। 27 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 60 रुपीज का पहला टारगेट एंड 71 का दूसरा टारगेट यहाँ पे ध्यान में रख के चल सकते हैं। इसका लॉट साइज 300 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज 4500 का रिस्क है। इन टर्म ऑफ रिवॉर्ड अगर हम देखें तो 9000 तक के रिवॉर्ड यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे एसीसी का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी। एसीसी हम देख रहे हैं कि देखिए सीमेंट में ना रह के आपको ना एक से अलग अलग अब कॉल मिलनी शुरू हो गई है। कल अल्ट्राटेक सीमेंट रेकमेंड हो रहा था, कल ग्रासिम रेकमेंड हो रहा था हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आज एसीसी फोकस में 2% के आसपास की बढ़िया तेजी पे है। 2516 का आपको भाव दिखेगा कैश में, लेकिन आपको 2520 वाले एट द मनी वाली कॉल आपको लेनी है। 41-42 रुपए के भाव में आपको मिल जाएगी। लक्ष्य 60 रुपए, दूसरा जो टारगेट होगा 71 रुपए और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 27 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 9000 और अधिकतम नुकसान इसका आधा यानी कि 4500 रुपए। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, बढ़िया है आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी एसीसी की इस कॉल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एचडीएफसी बैंक में कल हमने बड़ी तेजी देखी, आज एक रेंज में एचडीएफसी बैंक के शेयर ने कारोबार किया। हालांकि लोअर लेवल से हमने थोड़ी थोड़ी रिकवरी उसमें एचडीएफसी बैंक के शेयर में देखी है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के कुछ आंकड़े आए हैं जिसके चलते ये शेयर फोकस में है। आप देखिए आज हल्की सी रिकवरी लोअर लेवल से है, 1665 रुपए के आसपास का भाव आपको दिखेगा। तो म्यूचुअल फंड्स को लेकर क्या आंकड़े आए हैं? क्या म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है एचडीएफसी बैंक के शेयर में? कितनी घटाई है? किसका भरोसा थोड़ा सा कम हुआ है? ये सारे के सारे आंकड़े लेकर पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं, हमारी सहयोगी। पूजा बताइए क्या आंकड़े और क्या जानकारी है आपके पास?
जी, इस बार म्यूचुअल फंड की तरफ से जो आंकड़े साझा हुए हैं उसमें एक चीज़ नोटिस की गई, इसमें HDFC बैंक पर म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है और कई दिग्गज म्यूचुअल फंड्स ने अगस्त में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। 41 में से करीब 23 फंड्स ने अगस्त में करीब 8,200 करोड़ की बिकवाली की, जिसमें कि कोटक, क्वांट म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। अगस्त में म्यूचुअल फंड ने करीब 5 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स बेचे और लगातार 7 महीने के बाद एक खरीदारी का ट्रेंड देखने के बाद अगस्त में ये बिकवाली देखने को मिली है। अगर जनवरी से लेकर जुलाई तक की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने 45,000 करोड़ के शेयर्स भी खरीदे थे, लेकिन अगस्त महीने में हमें वहाँ पर थोड़ी बिकवाली देखने को मिली है। इसमें जो बड़े फंड्स ने हिस्सा घटाया उसमें कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने करीब 4,188 करोड़ की बिकवाली की, क्वांट म्यूचुअल फंड ने 2,827 करोड़ की बिकवाली की है। इसके अलावा SBI म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, इन्वेस्को, इन सभी ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। कुछ म्यूचुअल फंड्स, फंड हाउसेस ऐसे भी थे जिन्होंने खरीदारी भी की है। इसमें ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1947 करोड़ के शेयर्स खरीदे, UTI म्यूचुअल फंड ने 251 और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 38 करोड़ के शेयर्स यहाँ पर खरीदे हैं। इस बार 2024 में जो बड़े बैंकिंग शेयरों का प्रदर्शन भी रहा है, अगर उसको आप नोटिस करेंगे तो HDFC बैंक में जहां पर 2% की गिरावट थी, उसके सामने उनके पेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। ICICI बैंक 25% चला, एक्सिस बैंक में 10% की बढ़त हुई, बैंक निफ्टी उसके सामने 7.5% चला, लेकिन HDFC बैंक ने अंडर परफॉर्म ही किया और 2% की गिरावट 2024 में अभी तक देखने को मिली है। HDFC बैंक के शेयर की चाल भी अगर देखेंगे तो पिछले एक महीने में करीब 3.5% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर हुई है। तो ये जो डेटा निकल कर आ रहे हैं उसमें हमने यही नोटिस किया कि ज़्यादातर जो बड़े फंड हाउस थे उन्होंने अपनी हिस्सेदारी HDFC बैंक में घटाई। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम किया है और ये भी चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर आप बड़े बैंकों की तुलना में या फिर निफ्टी बैंक से ही है, अगर आप इसके प्रदर्शन की तुलना करेंगे तो जहां इस साल निफ्टी बैंक करीब 7-7.5% के आसपास की तेजी दिखा चुका है, HDFC बैंक का शेयर नहीं चला है, ICICI बैंक चला है। अगर आप पिछले महीने से भी देखेंगे तो 1150 वाला ICICI बैंक 1250 का हो गया, लेकिन HDFC बैंक वही 1650, 1650 के रेंज में फंसा हुआ शेयर है। बस एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि 1600 के सपोर्ट को डिफेंड किया है HDFC बैंक के शेयर ने। ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं finversify.com से। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप जरा एक बार HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों को जरा चेक कीजिए, अगर संभव हो तो एक्सिस बैंक को भी। इन तीनों में से आपको चार्ट स्ट्रक्चर सबसे बेहतर किसका दिख रहा है ध्वनि? किसी को अगर मान लीजिए पोजिशनल बेट भी लेना हो, अगर यहाँ से 15 दिन या फिर 1 महीने का, आपका भरोसा कहाँ पर है? तो अभिषेक जी, यहाँ पे तीनों ही बैंकिंग काउंटर्स जिनका आपने जिक्र करा, वहां पर हमें डेफिनेटली एक अपवर्ड स्विंग देखने को मिल रहा है, बट सस्टेनेबल अपवर्ड स्विंग यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है वो मुझे यहाँ पे ज्यादा एक्सिस बैंक का जो काउंटर है उसके अंदर यहाँ पे कन्विंसिंग लग रहा है, फॉर द रीजन के यहाँ पे आप देखें तो गैप क्लोजर हो चुका है। जो 1220 की लेवल के पास एक गैप हमें देखने को मिल रहा था, उसी लेवल के पास हम अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही प्राइसेस यहाँ पे 1220 का लेवल ऊपर की साइड में क्रॉस करेगी तो मोमेंटम ट्रेड जो है वो इसके अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अपसाइड मोमेंटम जो है वो ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिखेगा, जहां पे 1290 से लेके 1300 के लेवल जो है वो ऑन द हायर साइड आपको देखने को मिल सकते हैं। और सपोर्ट लेवल इसका जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखें तो सपोर्ट लेवल स्टॉक ने यहाँ पे कायम करा है, जहां पे इसने नीचे की तरफ में 1195 का जो है वो एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक सपोर्ट भी बनाया है। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से एक्सिस बैंक के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड बन सकता है। एक्सिस बैंक ये अटेम्प्ट करेगा, इस पर अगर आप भरोसा करते हैं तो 1300 रुपये तक जाने की तैयारी ये शेयर कर सकता है। आज भी हम देख रहे हैं कि इसमें तेजी बनी हुई है, 1220 रुपये के आसपास का भाव है, 1-1.25% के आसपास की मजबूती है। लेकिन चलिए, हमारा खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का वक्त हो गया है। हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं ये बताने के लिए कि बाजार खुलने के बाद कौन सी खबरें आई हैं और किन शेयरों में आज बड़ा एक्शन हो रहा है। गौरव बताइए, कहां पर एक्शन है, कौन से शेयर फोकस में है आज?
जी हाँ, आज अगर हम एक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एडलवाइस फाइनेंस की, क्योंकि यहाँ पे एक अपर सर्किट हिट करते हुए इस स्टॉक में हमने देखा था। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो बल्क डील है हमें इस स्टॉक में हमें होते हुए आज के दिन में देखने को मिला था। 2 बल्क डील हुए थे और उसमें से जो बड़ा बल्क डील है वहाँ पे कहीं पे 124 रुपीज़ पर शेयर के रेट पे ये जो बल्क डील हुआ है। और इसके बाद हमने देखा कि कहीं पे अपर सर्किट जो है वो स्टॉक ने हिट किया है। अगली बात करते हैं बंधन बैंक की, क्योंकि यहाँ पे कोटक ने यहाँ पे कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 250 पे रीट्रेट किया है। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे उनकी मीटिंग हुई बंधन बैंक के मैनेजमेंट के साथ और उन्होंने काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव आउटलुक जो है वो बैंक के ऊपर दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी जो है वो अभी बंधन बैंक अप्लाई कर रही है। इसी के बाद कहीं पे हमें मिड टीन्स में ग्रोथ देखने को मिल सकती है लोन बुक में, जो कि सिक्योर्ड बुक के साथ लीड करेगी। और आगे जाकर क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस जो है वो भी 1.8 to 2% पे रहने वाला है। इसके चलते आज के दिन में हमें बंधन बैंक में भी तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं नज़ारा टेक की। जैसे हमने देखा कि कल भी इस कंपनी में एक एक्विजिशन की न्यूज़ थी और आज भी कंपनी ने इसे अनाउंस किया है कि कंपनी 982 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाली है मूनशाइन टेक्नोलॉजीज में, जो कि एक लीडिंग ऑनलाइन पोकर गेमिंग प्लेटफॉर्म की पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है पोकरबाजी। इसमें 3.4 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है। और इसके बाद देखा हमने नज़ारा टेक में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं NMDC की, क्योंकि कंपनी ने FY25 का केपेक्स प्लान जो है वो बताया है। अराउंड 2200 करोड़ का एक केपेक्स प्लान रहने वाला है, जिसमें कंपनी जो है वो स्लरी पाइपलाइंस और प्रोसेसिंग प्लांट्स पे ज़्यादा फोकस करने वाली है। इस खबर के बाद हमने इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं भारतीय हेक्साकॉम की, क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे रेटिंग जो है वो तो अपग्रेड किया ही है बाय पे, और इसी के साथ साथ टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 1600 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे रेट हाइक जो टैरिफ रेट हाइक जो है वो हमें देखने को मिल सकता है और इसमें भारतीय हेक्साकॉम जो है वो काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमने देखा स्टॉक में एक ऑल टाइम हाई भी रीच किया और एक 7% से ज़्यादा अपसाइड आज के दिन में ही दिखाया। तो खबरों के दम पे और ब्रोकरेज के दम पे ये सब स्टॉक्स पे आज हमारी नज़र बनी रही थी, आगे भी जाके बनी रहेगी, क्योंकि आज के दिन में एक अच्छा ट्रैक्शन जो है वो हमें इन सब स्टॉक्स में देखने को मिला है। ठीक है, ये 3 बजे का एक्शन आपको बता रहे थे मेरे से होगी। 30 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी भी निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है। देखिए आज विक्स 4.5% गिर गया, उसने 12.5 पे विक्स ला के खड़ा कर दिया। बाजार डल हो जाएगा। अब डल इन द सेंस आपको आज भी फील ही हो रहा होगा, ये तो आज से ही फीलिंग होने लग गया है कि कल तो और होगी फीलिंग आपको। उसमें सिर्फ गैप अप और गैप डाउन होने पर ही मार्केट उसको सिर्फ मेंटेन करने की प्रोसेस भर में रह जाएगा। सामने रेजिस्टेंस खड़े हुए हैं 52,200 के और बैंक निफ्टी के पास 25,500 के सपोर्ट भी पक्के हैं। तो जब तक डाटा कन्वर्जन नहीं होगा विक्स भी चेंज नहीं होगा। तो विक्स 12.5 पे आके बिल्कुल न्यूट्रल स्टांस ले रहा है। कहने का मतलब मैं ना तेज़ी वालों के साथ हूँ ना मैं मंदी वालों के साथ हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत क्योंकि मार्केट की स्ट्रेंथ अच्छी है, ताकत अच्छी है, तो ये बाज़ार धीरे धीरे अपने सपोर्ट्स को खोएगा नहीं। चर्निंग के तौर पर थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है, आप मान कैसे चलेगा। और अच्छी चीज़ है कि जो फॉल हो रहा है या विक्स टूट रहा है फ्राइडे वाले दिन टूट रहा है, नहीं तो अगर किसी दिन और आगे पीछे टूटता तो आपको 2-4 दिन और झेलना पड़ता, मार्केट को रेंज के मार्केट को झेलना पड़ता। लेकिन फ्राइडे को हो रहा है तो सोमवार को देखेंगे, क्योंकि इसमें फिर ग्लोबल मार्केट्स की चीज़ें भी ऐड होने के आती हैं। खैर 3:10 हो चुके हैं। ज़रा 2-4 शेयर से हम ज़रा स्पीड से करते हैं। स्टॉक एक्सप्रेस चलाइएगा और मैं जल्दी कुछ एक शेयर्स हैं जो पता करता चलता हूँ आज के मेहमानों से। राजेश सर ज़रा तैयार रहिएगा, 2-4 शेयरों के बारे में बताते जाइएगा क्या क्या करना है। पहले मैं लॉन्ग वाले शेयर चेक करवा रहा हूँ आपसे, मेरे को ज़रा उसके बारे में गाइड कीजिएगा। सर विप्रो BTST कर जाऊँ 3% या फिर इंट्राडे प्रॉफिट बुक करूँ? कल का भी अच्छा क्लोज था, आज का भी अच्छा क्लोज है। विप्रो में ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कैरी किया जा सकता है 446 के स्टॉप लॉस से और 546 के स्टॉप लॉस से। कैनफिन होम्स को कैरी, ठीक है, कैनफिन होम्स को कैरी कर जाऊं सर। आज का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। प्रोड्यूसर साहब फ्यूचर वाली प्लेट दिखा पा रहे हैं, अगर दिखा पाओगे तो आप। कैनफिन होम्स राजेश सर आई थिंक कैरी किया जा सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो IPO को जिस तरीके से रिस्पांस मिला है, हमें लगता है पूरा सेक्टर में ही एक अच्छा बज यहाँ पे बनते हुए दिखा और स्टॉक एक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एक ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रहेगा, 918 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और पोजीशन कैरी की जा सकती है। एक और शेयर चेक करो, शायद उसको भी आप कैरी ही बोलोगे जितना मेरे को यकीन है, वो है मुथूट फाइनेंस। गोल्ड के प्राइजेस भी ऊपर हैं। अच्छा, प्राइजेस से याद आया, कल हमारा एक महाकुंभ भी है, गोल्ड महाकुंभ, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। सभी मेहमान भी पैनल पे बैठे हुए हैं, उनके सामने वो सारी जानकारी दे देते हैं ताकि इनके क्लाइंट्स तक भी वो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंच जाए। राजेश जी, ध्वनि, तेजस और देवर्ष जी, जरा सुनिएगा, कल हम गोल्ड महाकुंभ कर रहे हैं।
आपके हाउसेस से भी कोई ना कोई लोग तो होंगे ही, अगर नहीं है तो ज़रा उनको बताइएगा। ये गोल्ड महाकुंभ जो है कल शुरू करेंगे हम, और इसमें गोल्ड ETF, गोल्ड के फ्यूचर प्राइसिंग के बारे में, गोल्ड के हाजिर भाव, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स की स्ट्रेटजी, गोल्ड के अंदर कितनी हेजिंग करनी है, ये सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। कल 10 बजे से लगातार एक कवरेज शुरू होगी। ये मेहमान आप सबको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस से हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको गाइड भी करेंगे काफ़ी अच्छे से। और जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो किसी न किसी रूप में आपके साथ कनेक्टेड है। या तो आप खुद उसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो आपका कम से कम पार्टनर करता होगा। वो भी नहीं करता तो आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य ज़रूर करता होगा। मैं मान सकता हूँ कि हमारी फैमिली में से स्टॉक को लेकर जानकारी 2 के पास होगी, लेकिन गोल्ड को लेकर जानकारी बच्चे से लेकर बूढ़े सबके पास होती है। तो इस जानकारी का और फ़ायदा और भरपूर मज़ा आप इसको भी देखिएगा, शो को देख के अच्छा लगेगा आपको। अच्छा राजेश सर, ये गोल्ड की जब बात छिड़ी थी तो मैं मुथूट फाइनेंस का कह रहा था, ये जो 18% का बिल्डअप है, प्राइजेज अच्छे हैं और आज का लॉन्ग पोजीशंस भी है, मेरे को लग रहा है इसको कैरी करके जाना चाहिए। ज़रा आप चेक करके बताएंगे। डीपी जी देखिए, स्टॉक पे एक रैली फर्स्ट हाफ में बनी, लेकिन हायर साइड पे जरूर इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिखी है। स्टॉक के क्लोजिंग के हिसाब से अगर मैं इसको एनालाइज करूं, अगर आज की क्लोज ये 2000 के ऊपर ही करता है तो यस, यहाँ पे ब्रेकआउट तो बन रहा है, लेकिन हायर साइड पे जो एक सप्लाई बना है, जो कैंडल बन रही है आज की, उसमें एक शेडो बनते हुए दिख रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे 50-50 वाला चांस है कि ये ट्रेड सक्सीड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हायर साइड पे जो दबाव था वो अभी भी हमें लगता है कि रिवर्स होते हुए नहीं दिख रहा है। बट अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रेड है तो 2000 का स्टॉप लॉस, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, 2000 के लेवल को ध्यान में रखना होगा। वो अगर आप स्टॉप लॉस को अडॉप्ट कर सकते तो कैरी करना चाहिए। ठीक है, अब मैं ज़रा उल्टा कर देता हूँ। तेजस से 2 ऐसे शेयर पता करता हूँ जिनमें शॉर्टिंग हो रही है, जो आज ठीक नहीं है शॉर्ट्स के लिहाज से, ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस के बेसिस पर रखता हूँ। एक शेयर मैं रखता हूँ आपके सामने, कमिंस इंडिया। जरा कमिंस इंडिया लेके आइएगा। 3700-3800 के आसपास का शेयर है। आज की क्लोजिंग अच्छी नहीं है, प्राइस के हिसाब से 1% नीचे और वॉल्यूम के हिसाब से 6% का एडिशन, डेज लो टेस्ट करके जा रहा है। तेजस भाई एक बार ज़रा कमिंस इंडिया चेक करना, ये STBT किया जा सकता है या कोई पुट? अगर अच्छा एग्रेसिव होगा ट्रेड तो बताना, नहीं तो हम छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूछा तो बताना ही है स्टॉप लॉस टारगेट। देखिए, अगर कमिंस इंडिया की बात करें तो ये स्टॉक अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है। 3900 से लेके 3930 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्टॉक करीबन वो लेवल से 3 से 4 बार हम वहां से सेलिंग देख रहे हैं, और नीचे में जो बेस है वो करीबन 3700 के करीबन है। तो ये 200 पॉइंट का रेंज है, उछाल में बिकवाली आ रही है और नीचे सपोर्ट से बाइंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि अगर 1% के लिए अगर ट्रेड करना है तो इसमें कर सकते हैं शॉर्टिंग। आज के हाई का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक अभी मुझे लग रहा है जो इसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो करीबन 3750 के करीबन है, वहां तक जा सकता है। ठीक है, डन। एक शेयर मैं आपसे और पता करता हूँ, ये भी मंदी का ही शेयर है, वो है PFC। सर अगर आप डेली चार्ट पे इसको चेक करेंगे तो 1 2 3 4 दिन के कैंडल के बाद कल थोड़ी रिकवरी के साइन बने थे। जितनी इसने रिकवरी दिखाई थी ना सर कल, उतनी ही रिकवरी आज एनगल्फ हो गई, खा गई, यानी कि बियर्स ने वापस अपनी पकड़ बना दी है। और ये शेयर भी कुछ ऐसा ही है, ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास बंद कर रहा होगा। जरा इंट्राडे चार्ट दिखाना, ये ओपन इंटरेस्ट तो हमने स्क्रीन पर डाला हुआ है। ठीक है जी, तेजस भाई जरा इसके बारे में बताइए। ये शेयर तो वीक लग रहा है अभी आपको, 475 तक खिसक सकता है क्या नीचे? देखिए, PFC में अगर पिछले 3-4 दिन से हम देखें तो स्टॉक लगातार 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज पे के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर उसका वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली पे तो एक अच्छा खासा बड़ा बेयर कैंडल बनाया है। तो ये स्टॉक तो थोड़ा और करेक्ट करना ही है, लेकिन इसको ये लेवल पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। एक हल्का सा उछाल मिलता है अगर 505 और 510 के बीच में, तो वो अच्छा लेवल रहेगा शॉर्टिंग के लिए। इसमें आपको 525 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और नीचे में जो लक्ष्य है वो करीबन बैठ रहा है 480 से लेके 470 तक के। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मैं एक शेयर पे और चर्चा करूंगा जो 15 मिनट चार्ट पे, यानी कि आज के इंट्राडे चार्ट पे तो वीक है, साइडवेज भी कर रहा है अपने आप को। वो शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज।
उसके बारे में जिक्र होगा, क्योंकि बहुत हद तक बाज़ार को यहाँ से ऊपर या नीचे लेके जाने में इस शेयर का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा होगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज बाजार में आईटी की लीडरशिप है, उसके अलावा हम देखने की कुछ फाइनेंशियल और चुनिंदा बैंकिंग काउंटर बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। हालांकि एफएनओ के शेयर या फिर बीएसई एनएसई के शेयर आप देखेंगे तो चढ़ने वाले शेयरों की तादाद ज़्यादा है। आपको इंडेक्स भले ही आपको निफ्टी और सेंसेक्स थोड़े कमज़ोर दिखेंगे, लेकिन कल की बड़ी तेज़ी के बाद ये थोड़ी लाजमी भी है कि आज उस रफ्तार से, उस थ्रस्ट से बाजार आपको चलते हुए नहीं दिखेगा। निफ्टी बैंक ज़रूर 150 अंक ऊपर है और उसमें हम देखने की दमखम दिख रहा है इंडसइंड बैंक का, एक्सिस बैंक का। ये शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वैसे भी 12 में से 11 शेयर तेजी वाले हैं निफ्टी बैंक में। बस रफ्तार कल वाली नहीं है, क्योंकि कल हमने एक झटके में देखा था 51,500 और 800 क्रॉस हुआ था। आज 900 को पार करके निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के मौके कहां पर बन रहे हैं। राजेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे। सर बताइए कितने शेयर हैं और कौन से शेयर हैं? दो स्टॉक पसंद आ रहे। पहला है डीएलएफ। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद रिकवरी का दौर यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब नियर टर्म चार्ट पे क्रॉस किया है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में आज बाइंग बनी है और रियल एस्टेट स्पेस में देखें तो काफी स्टॉक्स में भी आज मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 885 से लेके 890 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 845 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक का हमें लगता है यहाँ पे बाई किया जा सकता है, वो यहाँ पे जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है लुपिन के साथ यहाँ पे ट्रेड कैरी किया जा सकता है। हालांकि आज के सेशन में लुपिन एक साइडवेज परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और हमें लगता है कि एक इसमें साइडवेज कंसोलिडेशन ऑलरेडी 2 वीक का होते हुए दिखा है। हमें लगता है यहाँ पे रैली बनते हुए दिखेगी। अगर हम पिछले 2-3 महीनों के इसके प्राइस बिहेवियर को देखें तो 2 वीक का कंसोलिडेशन देन एक रैली स्टॉक में होते हुए दिखती है। तो हम वही एक्सपेक्ट करें कि सेम बिहेवियर वापस डिस्प्ले करते हुए दिखेगा। नेक्स्ट वीक में वापस इसमें कैरी फॉलोअप बाइंग आ सकती है। तो लुपिन को बाय करने की सलाह है 2320-2340 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा करीब 2220 के आसपास, 2240 के आसपास। ठीक है, 2240 का स्टॉप लॉस ल्यूपिन के लिए। आधे % ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। आज सिलेक्टिव फार्मा काउंटर में ही आपको तेजी दिखेगी, तो ये शेयर आपके रडार पर होना चाहिए। तेजस जी, आप बताइए आपकी पसंद कौन सा शेयर है? तो मेरा जो स्टॉक है बीटीएसटी के लिए वो एनबीएफसी स्पेस से है और लीडर है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक ने आज वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। इसका जो भी प्रीवियस स्विंग हाई थे, मल्टीपल स्विंग हाई, वो आज स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस, ऑलमोस्ट क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो 7,505 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक अभी करंट भाव पे बाय कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है लक्ष्य के हिसाब से 7,750 से लेके 7,800 तक की भी लेवल देख सकते हैं हम मंडे के सेशन में। 7,750 और 7,800 के लेवल आप इसमें सोमवार को देख सकते हैं। इस पर आपके लिए दांव लगाने की सलाह है। और इसके साथ ध्यान ये भी आप रखिएगा कि सोमवार को ही बजाज हाउसिंग, जो कि बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी कंपनी है, इसके आईपीओ की लिस्टिंग भी होनी है, तो वो भी एक ट्रिगर के लिए काम करेगा। बजाज फाइनेंस वैसे भी अगर आप महीने भर में देखेंगे तो 16-18% के आसपास की तेजी दिखा चुका है। 7,600 रुपये के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर ट्रेड के मौके बन जाएंगे 7,550 और 7,800 रुपये के टारगेट के लिए। ध्वनि, आप बताइए आपकी बाजार में नजर कहां पर गई है और बीटीएसटी के मौके आपको कहां पर दिख रहे हैं? जी बिल्कुल अभिषेक जी, मेरी तरफ से 2 पिक्स रहेगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो पसंद आ रहा है वो है बिरला सॉफ्ट का काउंटर। अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर आज 3 से 3.5% की यहाँ पे एक तेजी के साथ स्टॉक अपर एज ऑफ द कैंडल में बंद होने जा रहा है और अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को ऊपर की तरफ क्रॉस करा है। ओवरऑल मोमेंटम वॉल्यूम के साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टारगेट इसका जो है वो 690 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलना है नीचे की तरफ में, तो आप 645 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखें।
दूसरा स्टॉक मुझे जो पसंद आ रहा है वो है सिटी यूनियन बैंक, CUB करके इसको आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके अंदर भी अगर आप देखें तो एक तेजी के साथ स्टॉक यहाँ पे क्लोजर दे रहा है। इनफैक्ट इसके अगर आप इंट्राडे चार्ट्स को देखें तो स्टॉक ने नीचे की तरफ एक सपोर्ट बनाया है जहां पे 169 रुपीज 50 पैसा का जो लो है उसको हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो उसी को स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय करना है और टारगेट इसका बनता है वो 175 का रहेगा। 175 के टारगेट के लिए सिटी यूनियन बैंक को खरीदने की सलाह है। 3-3.25% आपको ये शेयर दिखेगा। अच्छा, एक खबर आ रही है NLC इंडिया को लेकर कि कंपनी अपनी पावर जनरेशन क्षमता को 3 गुना तक बढ़ाएगी। पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए, हमारे संवाददाता। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी आपके पास है, कोल मिनिस्ट्री से क्या अपडेट आया है? देखिए, NLC इंडिया लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि कोल मिनिस्ट्री के अधीन ये कंपनी आती है और कोल मिनिस्ट्री ने एक डिटेल्ड एक्सपेंशन प्लान जारी किया है जो कि NLC इंडिया लिमिटेड से संबंधित है, जिसके हिसाब से 2030 तक कंपनी जो उसकी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसमें करीब 3 गुना की बढ़ोतरी करेगी, इसकी योजना तैयार की गई है। इसके अलावा जो ज़्यादा फोकस होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन के ऊपर होगा। टारगेट ये है कि अगले 5 से 6 सालों के दौरान जो ओवरऑल प्लान्ड कैपेसिटी है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी की जो हिस्सेदारी होगी वो करीब करीब 50% होगी, इसकी योजना तैयार की गई है। इस वक्त जो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें NLCIL की, वो करीब 1.43 गीगावाट के आसपास है, उसको बढ़ाकर 10.11 गीगावाट करने का टारगेट रखा गया है। काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, अगले 5 से 6 सालों के दौरान करीब 50,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की योजना तैयार की गई है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और ये जो इन्वेस्टमेंट होंगे और रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो NLC की जो होली ओन्ड कंपनी है NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उसके ज़रिए इसको अंजाम दिया जाएगा। इस वक्त NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड करीब 2 गीगावाट की कैपेसिटी के जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसको ऑपरेट कर रही है, और योजना ये बनाई गई है कि इसको एक्सपेंड किया जाएगा। जो अलग अलग तरह के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए पार्टिसिपेट करके, तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। इसके अलावा NLC इंडिया लिमिटेड की योजना ये भी है कि 2030 तक 50% का कैपेसिटी एडिशन का टारगेट हासिल करना है अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, और 2047 तक इस टारगेट को बढ़ाकर 77% करना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी फोकस है। साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जो कंपनी ने टारगेट रखा है उसकी दिशा में देखो काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है, और इसके ज़रिए 2070 तक नेट ज़ीरो का जो टारगेट है उसको अचीव करने की योजना तैयार की गई है। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया NLC इंडिया के रिगार्डिंग खबर देने के लिए। इस खबर का एनालिसिस तो हम सोमवार को ही करेंगे, सौदे भी देखेंगे सोमवार के हिसाब से भी, बट हाँ खबर आपके पास टाइमली देना जरूरी था, इसलिए जस्ट क्लोजिंग से पहले खबर आप तक पहुंचा दी। एक्सक्लूसिव खबर है ये। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 मिनट रह गए हैं। राजेश सर, बस छोटा सा व्यू चाहिए, ये सोमवार को हमारी हेल्प करने जा रहा है कि प्रॉब्लम? अभी तक के बिहेवियर के हिसाब से तो लगता है कि शायद इसका कंट्रीब्यूशन अभी भी नहीं आएगा इंडेक्स को बचाने में। यहाँ से बैंकिंग सेक्टर ही लीड लेते हुए दिखेगा, या IT, ये 2 और तीसरा फार्मा, ये 3 सेगमेंट में ही हमें लगता है कि अभी मोमेंटम बनेगा। रिलायंस में अभी लगता है थोड़ा टाइम और लेगा। रिलायंस 3000 के लेवल को क्रॉस करना इसके लिए काफी चैलेंजिंग हो चुका है। अभी पिछली 2-3 अटेम्प्ट में स्टॉक हर बार वहीं से स्लिप हुआ है, तो 3000 जब तक क्रॉस नहीं होता है, थोड़ा हमें लगता है रिलायंस का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा इंडेक्स को फर्दर स्ट्रेंथ देने के लिए। 3000 के बाद जरूर इसमें एक चाल बनेगी, फिर 3150 की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है सर, ना दोस्ती ना दुश्मनी वाला कंसेप्ट पे भी रिलायंस खड़ा हुआ है, ना ही मार्केट को ये डैमेज करेगा, ना ही शायद सपोर्ट करेगा, और इस तरह से शायद मंडे को भी इसको एक डल ट्रेड की कैटेगरी में डाल दे। वैसे भी विक्स डाउन है तो मेरे को लगता भी नहीं कि बड़ा शेयर आके तोड़फोड़ मचाएगा अभी मार्केट के अंदर तेज़ी और मंदी को लेकर। खैर, आज के मार्केट को हम क्लोज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जो बढ़ने वाले शेयर थे उसमें ओरेकल फाइनेंस ने फिर से कमाल किया, 5% ऊपर जाके बंद हुआ, आज का सुपरस्टार शेयर बना ही है। इसके अलावा बंधन बैंक F&O बैन में होने के बावजूद भी चला। इसके अलावा जो था पीवीआर, INX, विप्रो, वोल्टा जैसे शेयरों में, इन सब में 3% से ज़्यादा की मजबूती आपको मार्केट के अंदर आई है। ये कुछ मैं बड़े शेयर आपको नोटिस करा रहा हूँ, DLF, सिटी यूनियन बैंक, बिरला सॉफ्ट, इन सब के पास भी बढ़त 3% की है।
बजाज फाइनेंस की सब्सक्रिप्शन नंबर को लेकर, हाउसिंग फाइनेंस की सब्सक्रिप्शन नंबर को लेकर काफ़ी बज़ है मार्केट में। और उससे ठीक पहले उसकी जो ग्रुप कंपनीज़ के 2 कंपनीज़ हैं भाई फिनसर्व और फाइनेंस, वो ऑलरेडी चल चुके हैं। लेकिन और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ भी आज एक्टिव हैं। कैनफिन होम्स है, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, इन सब के पास भी आज 2% तक की बढ़त है। ओबेरॉय रियलिटी भी आज डेज हाई पे ही जाके बंद हो रहा है। जो लूजर्स की कैटेगरी में थे उसमें बलरामपुर चीनी टूटा, ग्रैंडलिस के अंदर सेकंड डे पनिशमेंट मिली, 2% आज नीचे गया फिर से। SBI लाइफ, MGL, IGL, गुजरात गैस जैसे शेयर्स, ये सब के सब जो शेयर्स हैं ये कहीं ना कहीं आज शॉर्टिंग देख के गए हैं। एडवांस डिक्लाइन के रेशो के हिसाब से आज का दिन फिर से ठीक गया है। 1600 शेयर एडवांसेस के साथ थे और आज 900 शेयर डिक्लाइंस के साथ है। कुल मिला के थोड़े बड़े शेयरों पे ही वापस फोकस रहेगा। मार्केट की अभी भी रेंज अपने आप में काफ़ी डिफाइंड है। 25,500 मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया, 25,200 मार्केट का सपोर्ट एरिया। बैंक निफ्टी के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं ट्रेड तो 51,500 मार्केट का सपोर्ट एरिया और 52,000 मार्केट के लिए फिलहाल रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर खड़ा रहेगा। सोमवार को इन्हीं नंबर्स के साथ फिर से उतरेंगे मार्केट में। देखते हैं कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट में से क्या टूटता है या फिर साइडवेज जाएगा। ध्यान रखा जाएगा जब भी सोमवार को ट्रेड होगा टिपिकली वो कैरी होता है 2-4 दिन के लिए, तो इसलिए सोमवार को 18 स्वदेश की टीम के साथ जुड़ के आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा। हमारा मानना है कि शेयर थोड़े कम बताए जाएं, ट्रेड थोड़े कम रखे जाएं आपके सामने, बट जो रखे जाएं वो बहुत ही अच्छे और पक्के ट्रेड हों। तेजस बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राजेश जी थैंक यू वेरी मच, आपका भी। देवर्ष आपका शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ देवर्ष भाई, आपसे आज मैं ज़्यादा सवाल पूछ नहीं पाया क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चंस थे उसमें मेरे को ज़रा टेक्निकल व्यू ज़्यादा लेना पड़ा, इसलिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, आपके पास में आज ज़्यादा सवाल पूछने के लिए आ नहीं पाया। धोनी पटेल आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। डिस्क्लोजर देते जाइएगा। तेजस आपसे कर रहे हैं शुरू, जल्दी जल्दी बताते जाइए प्लीज़। तो जो भी स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं। ध्वनि आपकी तरफ से। बिल्कुल, हमने जो भी स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है, क्लाइंट को रिकमेंडेशंस दिए जा सकते हैं। राजेश सर। जिन भी स्टॉक्स पे चर्चा हुई है उसमें मेरा कोई भी पर्सनल निवेश नहीं है। क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर वो स्टॉक हो सकता है। देवर्ष जी आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जी, इट इज सेफ टू अज्यूम कि जो स्टॉक हमने डिस्कस किए वो हमारे निजी पोर्टफोलियो में और हमारे क्लाइंट की उसकी पोजीशन हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा, कल के दिन के बारे में फिर से आपको मैं याद दिला दूं, कल हमारा गोल्ड महाकुंभ है, आप इसको खूब एंजॉय कीजिएगा। सुबह से ही 10 बजे के बाद से हम आपको एक कवरेज के तौर पर लेके आना शुरू कर देंगे और आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कल हमारे सभी